is Radhika और with the section number 3 of your chapter diversity in living organisms. तो अभी हम सेक्शन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about kingdom Protista, fungi, plantae and animalia. Actually in last session we have discussed about Monera. मैंने आपको बताया था ना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें व्हिटेकर ने जो किंगडम्स को 5 टाइप से 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया. फर्स्ट था हमारा मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमेलिया. तो यहाँ पे हम इन्हीं मोनेरा के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं एंड इन दिस सेक्शन वी आर गोना डिस्कस अबाउट प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट प्रोटिस्टा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस ग्रुप के हम समझ लेते हैं. देखो ये जो चैप्टर है ना रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म्स काफी डाइवर्स होते हैं. हर वर्ल्ड में हर जिस भी कॉर्नर में जाएंगे आपको एक अलग वेराइटी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की देखने को मिल जाएगी. बट द थिंग इज आपको उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे रिमेम्बर करके रखना है. द थिंग इज दैट फर्स्ट वी हैव टू बी कंसंट्रेट ओवर द स्लाइड्स, आल्सो ऑन माय वर्ड्स. आपको मेरे वर्ड्स के साथ अपनी स्लाइड्स पे भी कंसंट्रेट करके रखना है क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें काफी टिपिकल वर्ड्स यूज होते हैं. क्लियर? इसीलिए आपको ढंग से उनको समझ के चलना है एंड आफ्टर दैट उनको रिवाइज करते हुए चलना है क्योंकि ये जो वर्डिंग्स हैं ये आपको जितनी अच्छी तरीके से आप समझ लोगे उतने बेटर तरीके से आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, उतने बेटर तरीके से आप अपने एग्जाम नोटबुक में इसको एलैबोरेट कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोटिस्टा. दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. इसमें क्या होते हैं? इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं. Let's check your remembrance. Can you tell me which type of group is present in Monera? Monera में unicellular eukaryotes present थे या multicellular prokaryotes present थे, unicellular prokaryotes present थे? Have you remembered it? Actually, in Monera, there were unicellular prokaryotes, clear? While Protista consists of unicellular eukaryotes. True nucleus is present in them and membrane-bound other cell organelles like mitochondria, plastids, cytoplasmic streaming and sap vacuoles are also present. If you remember, Monera kingdom में true nucleus present नहीं होता था और ना ही उसमें membrane-bounded cell organelles present थे. पर जो प्रोटिस्टा है यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिपिंग, सैप वैक्यूल्स. इसमें सब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सब मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं और जो प्रोटिस्टा है उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. And some protists use appendages such as hair-like cilia, pseudopodia और whip-like flagella for locomotion. अब जो ह्यूमंस है वो लोकोमोशन के लिए क्या यूज करते हैं? कैन यू आंसर? ह्यूमंस लोकोमोशन के लिए ऑब्वियसली हमारे 2 लेग्स हैं, हम लोकोमोशन के लिए वो यूज करेंगे. जबकि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो लोकोमोशन के लिए अपने एपेंडेजेस यूज करते हैं, हेयर लाइक सीलिया यूज करते हैं, स्यूडोपोडिया भी यूज कर सकते हैं और विप लाइक फ्लैगेला इसमें प्रेजेंट रहते हैं, वो भी ये यूज करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दीज कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक and can be, I mean to say, and in some classes like amoeba, it can be holozoic. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्रोटिस्ट में वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है और कुछ केसेस में जैसे अमीबा है. अमीबा क्या है? होलोजोइक है. होलोजोइक कौन से सबस्टेंसेस होते हैं? वो सबस्टेंसेस जो सॉलिड फूड को इनगल्फ करते हैं. क्लियर? तो अमीबा क्या करते हैं? वो सॉलिड फूड को इनगल्फ करता है ना, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. क्लियर? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही हो सकते हैं. अमीबा जैसे केसेस में होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हम देखने को मिल जाता है. Also in protists sexual reproduction is present but an embryo stage is absent. जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो रहता है, प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो एम्ब्रियो स्टेज रहती है वो उसमें एब्सेंट रहती है. दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है लेकिन जो एम्ब्रियो फॉर्मिंग स्टेज है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती. एग्जाम्पल के लिए अमीबा, यूक्लिना, पैरामीशियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? सब प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल हो गए. इसके बाद हमारा टर्म आता है फंगी. क्लियर? दीज आर अक्लोरोफिलस. दीज आर अक्लोरोफिलस. अक्लोरोफिलस मतलब जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, विच लैक्स क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है. क्लियर? सो दीज आर अक्लोरोफिलस
हेटेरोट्रोफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये क्लोरोफिल होते हैं, दैट इज इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, दे लैक्स क्लोरोफिल। ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं और उनमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। हेटेरोट्रोफिक होते हैं दैट इज ये अपना फूड खुद क्रिएट नहीं कर सकते, उन्हें किसी अनदर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है अपने फूड को गेन करने के लिए। And some are parasitic such as Pucina and Albugo, while some are decomposers like saprophytes such as Mucor agaricus, and some may be unicellular like yeast और filamentous like fungi। जो फंगी क्लास है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट भी रहते हैं, हो सकते हैं पैरासाइट दैट इज जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं और डिपेंड नहीं रहते, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं, उन पे पैरासाइट रहते हैं। क्लियर? एग्जांपल के जो प्यूसिना है, जो हमारा अल्ब्यूगो है, वो सब पैरासाइटिक हैं। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो दूसरे सबस्टेंस को डिकम्पोज करा देते हैं। एग्जांपल के लिए जो सैप्रोफाइट्स हैं वो भी हमारी फंगी किंगडम में ही आते हैं। जो म्यूकर है, एग्रिकस है, ये सैप्रोफाइट्स के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट, सब में भी यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यीस्ट हो गया। यीस्ट जो है हमारे अल्कोहल की फर्मेंटेशन में यूज होता है, वी ऑल नो अबाउट दैट। एंड कुछ जो होते हैं वो फिलामेंटस भी होते हैं, एग्जांपल के लिए जो फंगी है वो फिलामेंटस हो गया। ऑल्सो many of them have a capacity to become multicellular organism at certain stages of their life। कुछ इनमें ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने रह सकते हैं एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ। क्लियर? दे हैव कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स sugars called chitin और फंगल सेल्यूलोज, एग्जांपल यीस्ट और मशरूम। इनकी जो सेल वॉल रहती है फर्स्ट वो टफ होती है, कॉम्प्लेक्स सिगोकॉल चिटिन से बनी होती है एंड वो फंगल सेलुलोज से भी बनी होती है। एग्जांपल के लिए जो यीस्ट है, जो मशरूम्स हैं, उनमें हम ऐसी सेल वॉल देखने को हमें मिल जाती है। क्लियर? देयर रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। इनका रिजर्व फूड क्या रहता है? ग्लाइकोजन। सम लिव इन म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ऐसे फंगी में जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो डिपेंडेंट रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहते हैं विद ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस और these symbiotic life forms are called lichens और dual organisms। ये जो रिलेशनशिप होती है दैट इज वो फंगी ऑर्गेनिज्म जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। और यही जो सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं इन्हीं को हम लाइकेंस या फिर डुअल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। सम फंगी आर एडिबल। कुछ फंगी ऐसी भी होती है जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे मशरूम है, यीस्ट है जो अल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज होता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे भी गिवन है दैट यीस्ट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री। मैंने बताया था ना कि जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है उसमें यीस्ट का यूज करते हैं, तो यीस्ट जो है रिच सोर्स की तरह वर्क करता है एज अ प्रोटीन टू यूज इन अल्कोहल इंडस्ट्री। मशरूम इज ईटन एज वेजिटेबल। जो मशरूम है उसे हम वेजिटेबल्स की तरह खा सकते हैं। एंड पेनिसिलियम इज अ सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स होती है जो कि पेनिसिलियम से बनती है, जो कि फंगी किंगडम में आता है। Clear? So these were the examples of the substance or we can say organism in fungi which can be used as a food sources. Clear? तो अभी हमने दो जो है that is Protista और fungi kingdoms के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। अभी हमें डिस्कस करना है अबाउट प्लांटे एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे जो प्लांटे और एनिमल्स हैं उनके बारे में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो प्लांटे और एनिमलिया किंगडम्स हैं वो काफी वाइड हैं और उसके बारे में हमें एक एक करके हम नेक्स्ट सेशंस में स्टडी करते जाएंगे। फर्स्ट आते हैं हमारे प्लांटे। दीज आर मल्टीसेल्युलर यूकेरियोट्स विद शेल वॉल। जो प्लांटे होते हैं वो फर्स्ट मल्टीसेल्युलर होते हैं, दैट इज उनमें नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। यूकेरियोट्स होते हैं दैट इज उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और उनमें सेल वॉल भी रहती है। क्लियर? दैट दीज आर मल्टीसेल्युलर यूकेरियोट्स विद सेल वॉल। They have no definite shape and size। जो हमारे प्लांटे होते हैं उनकी कोई definite shape या size नहीं होता। Their organs are generally external like leaf, root,
फ्लावर एंड स्टेम। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं जनरली एक्सटर्नल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं इनमें, जैसे हमारे लीफ हुए, रूट हुए, फ्लावर हुए, स्टेम हुए। तो ये हमारे प्लांटे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल्सो इन प्लांटे ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूस टिल दैट। जो प्लांटे हैं उनमें जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड रहती है। क्लियर, ग्रोथ अनलिमिटेड रहती है और वो तब तक कंटिन्यूअस रहती है जब तक जो प्लांटे है उसकी डेथ नहीं हो जाती। They are always fixed at one side and cannot locomote like animals. ये हमेशा एक साइड पे फिक्स रहते हैं। ऑब्वियसली जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में हम उन्हें फिक्स करके रखते हैं और वो लोकोमोट नहीं हो सकते, उनमें मोबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती जैसे कि एनिमल्स में प्रेजेंट रहती है। Their mode of nutrition is autotrophic. जो प्लांटे हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक रहता है। क्लियर? So the thing is they reserve food such as starch and oil. इनका reserve food क्या होता है? Starch और oil इनका reserve food रहता है। In their cell structure, cell wall and plastids is present, centrosome is absent, and vacuoles are larger inside. जो इनके सेल स्ट्रक्चर होती है, हम ऑलरेडी प्लांट और एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू बायोलॉजी। बट द थिंग इज जो हमारी स्ट्रक्चर होती है सेल स्ट्रक्चर प्लांटे में, उनमें क्या होता है? सेल वॉल और प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहते हैं और जो वैक्यूल्स होता है वो उनमें काफी लार्ज साइज का होता है, जबकि जो हमारे एनिमलिया होते हैं उनमें वैक्यूल्स या तो होता ही नहीं है या फिर काफी स्मॉल साइज का होता है। Asexual, sexual और vegetative reproduction is present. जो हमारे ये रहते हैं प्लांटे रहते हैं उनमें asexual, sexual और vegetative तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन मोड देखने को मिल जाते हैं। अब प्लांटे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट एनिमेलिया। These are so the thing is, main you have to remember that these are multicellular eukaryotes with cell wall. They have definite shape and size. पहली बात तो ये कि जो एनिमेलिया होते हैं उनमें जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और उनमें जो सेल वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं, they have definite shape and sizes. उनकी जो शेप और साइज हैं वो भी डेफिनेट रहते हैं। Their organs are generally internal like heart, liver, kidney and brain. जो प्लांटे किंगडम था उसमें क्या था? उनके जो ऑर्गन्स थे वो एक्सटर्नल होते थे, जैसे लीफ, स्टेम एंड जो फ्लावर है वो हो गया। बट एनिमेलिया में क्या होता है? इसमें दे ऑर्गन्स आर जनरली इंटरनल। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हुआ, लिवर हुआ, किडनी एंड ब्रेन। क्लियर? सो द थिंग इज they can locomote or move bodily from one place to another. वो लोकोमोट कर सकते हैं। प्लांटे क्या थे? वो लोकोमोट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो एनिमेलिया किंगडम के सबस्टेंसेस होते हैं, आई मीन टू से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बॉडीली रिप्लेस हो सकते हैं, आई मीन टू से बॉडीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रोफिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? हेटेरोट्रोफिक होता है। दे रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजन एंड फैट। एंड इनका जो रिजर्व फूड रहता है वो क्या रहता है? ग्लाइकोजन एंड फैट। And in their cell structure, cell wall and plastids are absent and vacuoles are smaller in size. इनकी जो सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें सेल वॉल और प्लास्टिड्स दोनों एब्सेंट रहती है, जबकि जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट रहते हैं। प्लांटे में जो वैक्यूल्स थे वो कैसे प्रेजेंट थे? वो लार्ज साइज में प्रेजेंट थे, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती थी। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल और प्लास्टिड्स दोनों ही एब्सेंट रहते हैं और जो वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट रहते हैं। Reproduction is sexual in higher animals while asexual reproduction occurs in lower animals. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर एनिमल्स में होता है, जबकि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाता है। So it's a time for challenging question mark and today's question is, in which kingdom would you place an organism which is multicellular and without cell wall? आप उस ऑर्गेनिज्म को कौन सी किंगडम में रखोगे जो एक तो मल्टीसेलुलर है और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं? क्लियर? मैंने आपको दो कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट मल्टीसेलुलर है, सेकंड उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सो इन विच किंगडम वुड यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 10 So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, Animalia includes all organisms who do not possess cell wall and
multicellular. तो कौन से किंगडम में हम उन्हें प्लेस रखेंगे? हम उन्हें एनिमिलिया किंगडम में रखेंगे, बिकॉज एनिमिलिया किंगडम ही ऐसा किंगडम होता है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट नहीं होती किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और वो सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होते हैं. क्लियर? सो एनिमिलिया इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म हु डू नॉट possess cell wall and are multicellular. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाe and एनिमिलिया किंगडम. In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.